और ये आपका चैप्टर था आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब इन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो हैं हम आम तौर पर क्या कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको स्टडी कर रहे हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने एक कैरेक्टर तो पढ़ लिया था, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये एफिबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। तो सिर्फ दो ग्रुप थे, एक 6B था और एक 1B था, जहां आपको एडिशनल स्टेबिलिटी रूल जो था वो अप्लाई करना पड़ रहा था। यहां तक तो आपने कर लिया है। अब आगे हम जाएंगे और हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें कैरेक्टर आएगा नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद। और वो कैरेक्टर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब बाइंडिंग एनर्जी है क्या? सिंपल टर्म में हम आमतौर पर वो एनर्जी की अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड है किसी लैटिस के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर एटम आपस में बॉन्डेड है। अब उन बॉन्डेड एटमों को क्या करना है, उनकी बॉन्डिंग को खत्म करना है और फिर उनको आजाद सेपरेट पार्टिकल्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आइंस हो, अलग कर दो। तो ये एनर्जी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी से। तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक होगा यानी अमाउंट, सिंपल टर्म्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए टू क्या, सेपरेट सेपरेट दी एटम्स और आयंस और पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो इनको तोड़ना है। ठीक है, इन साइड सॉलिड स्ट्रक्चर, कोई भी सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब उस सॉलिड स्ट्रक्चर में आपको जो एटम्स मिले हैं, जो आइंस मिले हैं, जो पार्टिकल्स आपको मिले हैं, अब इन एटमों को, इन आइंस को, इन पार्टिकल्स को आपने क्या करना है, अलग करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो लास्ट में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी इनके बॉन्ड्स को तोड़ती है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इनके क्रिस्टल्स के अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ती है। फिर ये एटम फ्री हो जाते हैं और एक मेटल क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो अब इसी बाइंडिंग एनर्जी का हम जनरल ट्रेंड देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कौन से फैक्टर से रिलेटेड है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बाइंडिंग एनर्जी हमारी रिलेटेड है किसके साथ, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जो है ये नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, जो आमतौर पर इनके अंदर क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स स्ट्रेंथ। पहली चीज यानी मेटालिक बॉन्ड जो है वो जितने स्ट्रांग बनेंगे उतना बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे भी होती है कि नंबर ऑफ मेटलिक, यहां क्योंकि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी मेटल्स की होती है, मेटलिक बॉन्ड्स इनसाइड मेटलिक लैटिस।
मेटल्स का जो लैटिस है उसके अंदर ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करती है। अब जितने ये बॉन्ड ज्यादा होंगे, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतना बाइंडिंग एनर्जी उस लैटिस की, उस मेटल की क्या होगी, ये ज्यादा होगी। अब हमें एक और फैक्टर भी यहां देखना होगा, और क्योंकि ये मैं लेक्चर आपका रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो ये भी आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक, बाइंडिंग एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर मेटालिक एटम। यानी एक मेटालिक एटम जो है वो जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा उतना उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। सही है। बाइंडिंग एनर्जी तब ज्यादा होती है जब उसके नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड लैटिस के अंदर ज्यादा हो। और दूसरी बात, बॉन्ड जितने स्ट्रांग बनाएगा उतना क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। और दूसरा, जितना ये स्ट्रांग लैटिस बनेगा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड अगर हम देखें तो क्योंकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये ग्रुप ट्रेंड की एक शक्ल है। एक ग्रुप ट्रेंड का आमतौर पे इसका यानी ग्रुप के अंदर एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर चलता है। देखें, हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डी ब्लॉक, क्योंकि हम डी ब्लॉक का कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर है 21 स्कैंडियम का। अब ये बाइंडिंग एनर्जी आप सिर्फ उन आमतौर पर ऑर्बिटल्स का लोगे जो इनके वैलेंस ऑर्बिटल हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं? वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। तो इनमें स्कैंडियम का है 4s, कौन सा है? 4s2 है। अब ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर है 3dxy, उसके बाद जो है 3dyz और 3dxz, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद है 3dx² y स्क्वायर और 3dz स्क्वायर। ये हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। ये पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं 13, ठीक है। तो अब ये समझो स्कैंडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें एक इलेक्ट्रॉन है? 3dxy में। 4s2 20 हो गए, 4s तक तो 20 हो जाते हैं। अब बाकी 21, ठीक है ना, 21 हो गया ये। और अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक बात नोट कर लो, देखो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि ये आमतौर पर स्कैंडियम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है? डी में स्कैंडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है ना। तो इसका मतलब है ये एक मेटालिक बॉन्ड डी का एलिमेंट अपने ही डी से बनाएगा। तो डी का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक मेटालिक बॉन्ड, तो उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी 1 मोल बॉन्ड्स की चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपको पता है? स्कैंडियम के बाद बस सिर्फ इनको आपने काउंट करना है, ठीक है। स्कैंडियम के बाद है नेक्स्ट हमारा है टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन, 22 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक, 2 डी में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद टाइटेनियम के बाद कौन आ रहा है? वेनेडियम, एटॉमिक नंबर है 23, 3d में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम के बाद देखते जाओ, वेनेडियम के बाद कौन आ रहा है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 24,
ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब ये एडिशनल स्टेबिलिटी की वजह से, ये आपको कल बताया था मैंने, एडिशनल स्टेबिलिटी की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाता है, 3D में, 3D में जंप कर जाता है। तो इस तरह जब आप कहां से आपने स्टार्ट लिया, स्कैंडियम से चले और कहां पहुंचे, क्रोमियम तक। कहां तक पहुंचे, क्रोमियम तक। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे यहां पर, जैसे जैसे यहां पर डी सब लेवल्स में, किसमें, डी सब लेवल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, अनपेयर्ड बढ़ते गए, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी जो थी, कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो बढ़ती गई। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हमने देखा स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और ये बढ़ के 3D के 5th ऑर्बिटल तक पहुंचे। तो जब तक अनपेयर्ड बढ़ते रहे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती गई। एक अनपेयर्ड एक मेटालिक बॉन्ड, 2 अनपेयर्ड 2 मेटालिक बॉन्ड, 3 अनपेयर्ड 3 मेटालिक बॉन्ड, 4 अनपेयर्ड 4 मेटालिक बॉन्ड बनते गए, यहां तक पहुंच गए। अब हमारा नंबर आ गया क्रोमियम के बाद। किसका नंबर आया, अब आता है इसका मैग्नीज का, मैग्नीज Mn, एटॉमिक नंबर है कितना, 25। तो अब देखें, अब इलेक्ट्रॉन 3D में, यहां पर मैग्नीज में भी आपको इलेक्ट्रॉन ये वाला 5 तक मिला, ठीक है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो ये यहां पर क्या होगा, मैग्नीज के बाद कौन आएगा, फिर आएगा आयरन, उसके बाद आयरन के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर उसके बाद निकल, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन आएगा, इसके बाद जो है कॉपर, फिर एक इलेक्ट्रॉन उधर। तो इस तरीके से आप देखो, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन 3D में क्या होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, पेयर्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते जाएंगे तो वैसे वैसे, यानी कहां से, आयरन से आप चले जाओगे जिंक तक, तो डी में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो अब बताओ इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा डी में, कोई भी नहीं, सारे डी के पेयर्ड हो गए। अब जब डी के सारे पेयर्ड हो गए तो क्या अब डी जो है, क्या अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, अनपेयर्ड ही नहीं है, तो फिर हिस्सा नहीं लेगा। तो इसका मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कहां से स्टार्ट हुई, बाइंडिंग एनर्जी ये जो थी स्कैंडियम से, स्कैंडियम से, स्कैंडियम से चलती गई और कहां तक पहुंचे हम लोग, हम पहुंचे कहां तक, वेनेडियम तक। कहां तक पहुंचे, वेनेडियम तक, 24 हो गए। तो यहां तक तो ये इंक्रीज होती रही, इंक्रीजेस। अब उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम से ये जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। क्रोमियम से फिर ये जो है मैग्नीज, फिर उसके बाद चलती गई जिंक की तरफ। अब ये क्रोमियम से जिंक की तरफ इंक्रीज नहीं हो रही, ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्रोमियम के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक क्या होने लग गए, पेयर्ड। पेयर्ड होते गए तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कम हो गए, और जब डी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इनमें डी के ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाने की सलाहियत खत्म होती गई, कम होते गए बॉन्ड। तो बॉन्ड लैटिस में कम बनेंगे,
मेटेलिक एटम कम बॉन्ड बनाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो इसलिए अब यहां नोट कर लो कि बाइंडिंग एनर्जी का सीक्वेंस जो है, बस हमें यहां पर यही नोट करना है, अहम पॉइंट है कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीजेस, ये बढ़ती जाती है फ्रॉम, कहां से, स्कैंडियम, यानी जिसका एटॉमिक नंबर है 21, टू कहां तक, वेनेडियम वी, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है, 23, यहां तक ये इंक्रीज होती है। उसके बाद क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन 3D, फिर 4D में भी ऐसा ही होगा, 3D ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, कौन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इंक्रीज, ये इंक्रीज होंगे, विच, जो फिर क्या करेंगे, विच विल मेक क्या, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक क्या बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है ना। अनपेयर्ड बढ़ते रहे, बॉन्डिंग बढ़ती रही, ठीक है, बॉन्ड भी बढ़ता रहा, साइज भी छोटा था एटमों का, साइज भी कम होता गया, ठीक है, और बॉन्ड जितना एटमों का साइज छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे, ठीक। अब जब पेयर्ड होना शुरू होंगे तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 3D में होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब रिपल्शन होती है ना पेयर्स में, तो फिर साइज एटमों का क्या होता है, ये बढ़ता है, साइज क्या होता है, फिर बढ़ता है। अब आगे हम जब जाएंगे क्रोमियम से आगे, क्रोमियम में भी हाइट पर होगा, फ्रॉम, फ्रॉम क्रोमियम, क्रोमियम से जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, टू जिंक, जिंक तक जाओगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होने लगती है, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होना शुरू करती है। क्यों डिक्रीज होना शुरू करती है, ड्यू टू इंक्रीज इन, इन पेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब लेवल्स, डी सब लेवल्स में, डी के ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, विच, जो क्या करेंगे, प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे फॉर, फॉर क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए रिपल्शन पैदा करेंगे, ठीक है, एंड, और उसके बाद मेक वीक बॉन्ड्स, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्ड्स को स्ट्रांग नहीं होने देते, ये क्या होने, या क्या करते हैं, ये इनको वीक करते हैं, क्या करते हैं, वीक कर देते हैं इस वजह से। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी, अब एक और चीज भी है, यानी रिपल्सिव फोर्सेस पेयर बढ़ गए, बाइंडिंग एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके बाद बॉन्ड भी वीक बनेंगे। और दूसरा, ये जो डी के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना, ये साइज को स्क्वीज अप नहीं करते हैं, साइज को बढ़ाते हैं। तो यहां पे एक चीज और भी नोट कर लेना, एटॉमिक साइज का भी फैक्टर आएगा, वो भी पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, और वो कौन सा है, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के साथ, साइज ऑफ एटम्स।
तो साइज ऑफ एटम, छोटे साइज के एटम हैं, बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बड़े साइज के एटम हैं, बॉन्ड वीक बनाएंगे, एनर्जी भी कम होगी। तो इसलिए अब यहां पे साइज ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीजेस, क्योंकि ग्रुप पीरियड वाइज डिक्रीज होता है, पीरियड वाइज डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस पीरियड वाइज। कहां तक पीरियड वाइज डिक्रीज होता है? फ्रॉम, कहां से? स्कैंडियम टू, कहां तक जाओगे? वेनेडियम, ठीक है, यहां तक डिक्रीज होगा। उसके बाद इट इंक्रीजेस अगेन, ये फिर दोबारा साइज बढ़ना शुरू करता है, इंक्रीजेस अगेन फ्रॉम, कहां से इंक्रीज होना शुरू करता है? फ्रॉम, कहां से? आयरन, ठीक है, फ्रॉम हम यहां से लिख सकते हैं क्रोमियम से ये बढ़ना शुरू करेगा टू जिंक। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होंगे और ये रिपल्शन पैदा करेंगे। और इससे 3D में जब रिपल्शन बढ़ती है ना, तो 3D का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो साइज अब सीक्वेंस में पीरियड वाइज डिक्रीज नहीं होगा। हालांकि पी ब्लॉक में ऐसा था, लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो रहा था कंटिन्यू, एस ब्लॉक में हो रहा था, डी में ऐसा नहीं है। डी में जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, D1, D2, D3, D4, D5, साइज डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन बढ़ती है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना शुरू होते हैं, तब फिर क्या होता है? ये साइज ऑफ एटम्स जो है ये डिक्रीज नहीं होता, ये इंक्रीज होता है। क्यों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट, कि बाइंडिंग एनर्जी बॉन्ड्स के साथ, मेटालिक बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना, और इसके साथ कोरिलेटेड है। अब हम आते हैं, इससे हम कह सकते हैं, अब जहां ग्रुप ट्रेंड की बात आए तो ग्रुप वाइज तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मैं अगर आपसे यहां पूछूं कि भाई मिसाल के तौर पे हम लेते हैं थर्ड बी का ग्रुप, तो यहां पर है स्कैंडियम, इसका लास्ट 3D है, उसके बाद 3D1 है, स्कैंडियम के बाद कौन है? योट्रियम 4D1 है, उसके बाद कौन है? लेंथेनियम 5D1 है, और उसके बाद कौन है? एक्टिनियम 6D1 है। अब जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड, तो हम देखते हैं कि साइज ऑफ एटम्स, एटमों का जो साइज है वो ये बताओ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो ऑटोमेटिकली ये है 3D, फिर ये 4, 5, 6, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या लोगे कि साइज इंक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होने लगेगी? बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। बाइंडिंग एनर्जी ऐसे समझ लो बॉन्ड एनर्जी का मिसाल, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी हर पी ब्लॉक में डिक्रीज होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है साइज के साथ बाइंडिंग एनर्जी का क्या है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि साइज बड़ा होगा, लैटिस में, स्ट्रक्चर में बॉन्ड वीक बनेंगे, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी। अब इसको फेडरल में देखोगे तो यही ट्रेंड मिलेगा। बाकी हमारे बुक में ग्रुप वाइज उन्होंने लिख दिया है कि डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। पीरियड वाइज ये कहते हैं कि ये इंक्रीज होती है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल में जब आप पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट क्या है, पीरियड वाइज सिर्फ चंद आधे एलिमेंट तक, 5 एलिमेंट तक जो है ना ये इंक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। उसके बाद जो है ना ये फौरन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। चलें, अब ये हमारा
ट्रेंड बाइंडिंग एनर्जी का खत्म हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो कौन सा कैरेक्टर है? नंबर 2 कैरेक्टर, बल्कि ओवरऑल 3 होगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, या फिर ये होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता है, आपको मालूम है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होती है? ये एलिमेंट जो है जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, तो फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर इसी लॉस और गेन को शो करता है। अगर ये गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नेगेटिव। अगर ये लूज करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये पॉजिटिव। तो हमें इतना तो पता है ना, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती हैं तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अच्छा, जहां पर नंबर ऑफ क्या नेगेटिव चार्जेस ये अगर बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता नहीं है, बल्कि ये कम करते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर इसी लॉस और गेन को हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए कि एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसकी वजह से जो उस पे हम उसके लॉस या गेन को जाहिर करने के लिए जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देते हैं, दिस चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर मेटल्स। पहली बात ये कि ये मेटल्स हैं, ठीक है। एंड और उसके बाद दूसरी बात, दे ओनली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें सलाहियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। तो इसलिए देयरफॉर, फिर इसलिए क्या होगा? देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव। इनका ऑक्सीडेशन नंबर या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर? ये पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि लूज करते हैं, गेन तो करते नहीं। गेन करते हैं तो फिर नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं? ये हमेशा लूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इनका? इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। अब आते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या एक होगा? क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर एक होगा? आप यहां वर्ड देखो, क्या लिखा है आपने? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हो? चेंजेबल, जो चेंज होता रहे, कांस्टेंट ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, बदलता रहे। ठीक है, तो उस नंबर को क्या बोलते हो? वेरिएबल। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं, एक नहीं होता है। ठीक है, बदलते रहेंगे, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि आपने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, 29 एटॉमिक नंबर था भाई, इसमें 4s2 भी था और 3d9 भी था। फिर क्या हुआ कि 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, ये हो गया 4s2, और फिर 3d कितना हो गया? 10। तो अब देखो 4s और 3d, फिर 5s और 4d, 6s और फिर 5d, 7s, 6d। तो s और d जो है ना, इनके एनर्जी में कोई बड़ा गैप नहीं, डिफरेंस नहीं है। लिहाजा माइनर डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन s का d में चला जाता है, d का s में आता रहता है, शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस वजह आउटरमोस्ट, इस वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी बदलते रहते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पजेस, इनका एक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये कई होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? वेरिएबल हैं। वेरिएबल हैं किसकी वजह से वेरिएबल हैं? ड्यू टू माइनर माइनर डिफरेंस ऑफ एनर्जी। माइनर डिफरेंस है एनर्जी का बिटवीन बिटवीन 4s एंड 3d और 5s एंड 4d, ऐसे ही होगा। तो इनका एनर्जी का डिफरेंस जो है माइनर है। इस वजह से क्या होता है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अभी आपका ये सेशन क्योंकि 40 मिनट का होता है तो ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ये सेशन ऑफ होगा मैं आपको फिर लिंक दोबारा भेजूंगा, आपने फिर पहले की तरह दोबारा ज्वाइन करना होगा। हमारा एक लेक्चर और हो जाएगा इस पे, तो हम इसको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है अगर ये बंद हो जाए तो आपने फिर दोबारा वेट करना है 5 से 10 मिनट। इसमें लिंक मैं आपको फौरन भेज दूंगा, फिर आपने उसको ज्वाइन करना है, वैसे ही फिर हमारा लिंक आ जाएगा। सही है, तो अब बहरहाल हम चला रहे हैं। अब हम एक चार्ट सा बनाते हैं इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स का, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स का चार्ट बनाते हैं। भाई हम यहाँ पे सबसे पहले पहला पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है? इसमें एक सीरीज उठा लो, बाकी सब ऐसे ही बनाओगे। स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में मैं एक चार्ट बना देता हूं। भाई इसमें चलो सीक्वेंस के हिसाब से 4s को एंड में रख लो, हम पहले रखते हैं लेकिन यहां भी रख सकते हैं एंड में, ठीक है ना। तो यहां पर आपने स्कैंडियम रखना है, ठीक है, यहाँ एलिमेंट रखोगे और यहां होगा हमारा 3d। अब 3d में पहला, अब आपको नाम तो आते हैं, मैंने बताए हुए 5 ऑर्बिटल होते हैं इनके डी के, ठीक है। तो स्कैंडियम में 4s क्या है? 2 है, और उसके बाद 3d 1। स्कैंडियम के बाद कौन है? टाइटेनियम, इसमें है 4s2 और 3d हमारा कितना है? 2 है। फिर उसके बाद हमारे पास है वेनेडियम, इसका 4s2 है, हर दफे 4s तो 2 ही होगा। फिर इसका 3d कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे क्रोमियम, तो क्रोमियम में आपको पता है एडिशनल स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। अब इसमें परेशान नहीं होना, मैं 4s में इलेक्ट्रॉन इसके क्रोमियम का 1 रखूंगा और इधर मैं कितने कर दूंगा? 5। क्रोमियम के बाद हमारा नेक्स्ट जो है मैग्नीज आएगा, तो मैग्नीज में 4s2 होगा और इधर आप देखेंगे ये डी में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे ये हो जाएंगे 5, 25, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमियम में भी 5 है और ये सामने मैंने क्रोमियम का 1 रखा हुआ है, 1 इधर ला के रख दिया, एडिशनल स्टेबिलिटी। मैग्नीज के बाद कौन आ रहा है? आयरन, तो इसमें अब 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 1 3d में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। आयरन के बाद आप देखोगे कौन आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, डी में यहाँ 2, एस में तो होंगे ही 2। अब डी में देखो पेयरिंग शुरू हो गई है और ये अब डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? पेयर्ड। हो सकता है थोड़ा नीचे आपको दिखाई ना दे, मैं लिखता जा रहा हूं। कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद कौन है? निकिल, तो ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते गए? कम। निकिल। अब बारी आएगी कॉपर की, किसकी? कॉपर की। तो इसमें हम यूं रखेंगे, ये ऑलमोस्ट
कॉपर के इलेक्ट्रॉन जो हैं निकल के बाद ये जो है, अब ये इसमें कर देंगे एक, लेकिन यहां पर हम क्या कर देंगे, पेयर। और जिंक, जिंक का मैं इधर लिख देता हूं, तो इसमें 3D में ऑलमोस्ट 3D के 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 3D के 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, ये 4s हो गया, और ये 1 2 3 4, और ये 3D है। ठीक, तो ये हमने देखो स्कैंडियम। मैं ऑक्सीडेशन नंबर दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जहां पे हम पहले सेशन में थे। तो अब देखो स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड। तो ये देखो 4s, ये तो है ही अनपेयर्ड, क्योंकि ये एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जैसे एस ब्लॉक में सेकंड ए है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो 4s के फौरन बाद कौन आता है, 4p। तो 4p में एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है। अब ये फिर एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे समझ लो, अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हमें इतना तो पता है, 4s के जितने जितने भी हैं, ये जितने आपके पास ये एलिमेंट हैं, सबके सब एस का जब भी ये लूज करते हैं, तो एस का लूज करने से इनका ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, 2 ये लूज करेंगे तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, स्कैंडियम का पहला ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि एस के लूज कर दिए। सही, अब आते हैं उसके बाद, अगर ये डी का भी लूज करेगा तो फिर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉनों का लॉस, +3। अब इसमें आ जाए नेक्स्ट एलिमेंट में, भाई कौन सा है, टाइटेनियम। इसका +2 तो है ही, एस के लूज करेगा। फिर ये डी का एक लूज करेगा, एक अनपेयर्ड, तो हो जाएगा +3। फिर ये एक और डी का लूज करेगा, +4। अब इसके बाद हम आते हैं वेनेडियम पे, तो देखते जाओ, वेनेडियम पहले ये एस के लूज करेगा, +2, उसके बाद फिर ये लूज करेगा, +3, फिर ये लूज करेगा, +4। ठीक है, फिर एक और यहां पे ये लूज करेगा, अब इसका हो जाएगा +5। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट है, क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये पहले एस का लूज करता है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम में 5 डी में है अनपेयर्ड, और एक एस में। तो भाई पहला लूज करता है एस वाला अनपेयर्ड, +1, फिर डी का +2, फिर उसके बाद डी का कौन सा इलेक्ट्रॉन, दूसरा, +3, फिर डी का तीसरा, +4, फिर डी का चौथा, +5, फिर डी का पांचवा, +6। ये हो गया। फिर हम आते हैं किसमें, हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा वाला है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नीज, ये देखते जाओ, ये स्कैंडियम के लॉस के बाद, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम। अब ये कौन है, मैग्नीज, +2। ठीक है, एस के, फिर डी का एक इलेक्ट्रॉन, +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, फिर +7, यानी 5 डी के लूज करता है, और 2 किसके लूज करता है। यहां पे मैं इसको +1 इधर लिख देता हूं, यहां पे मैं इसका +2 लिख देता हूं, ताकि आपको समझ में आए। अब देखो 2 एस के लूज किए, +2, 5 लूज किए डी के, +7 तक गया। अब आयरन में क्योंकि ये पेयर हो गया, ये तो लूज नहीं करेगा। बाकी डी में अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 4, और एस में कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है जब ये आयरन एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, फिर उसके बाद डी का एक लूज करेगा, +3, फिर दूसरा लूज करेगा, +4, फिर तीसरा लूज करेगा, +5, फिर चौथा लूज करेगा, +6। लेकिन अब डी में पेयर है, ये पेयर तो लूज नहीं करेगा, लिहाजा इसमें कुछ भी। अब आगे जैसे जैसे पेयर तो लूज नहीं करेंगे, डी वाले पेयर लूज नहीं करेंगे। अब आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट में
पहला ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके हैं 3 अनपेयर्ड, क्योंकि 2 पेयर्ड हो गए। तो +3 एक लूज किया, फिर +4 एक और लूज किया, जब तीसरा अनपेयर्ड लूज किया +5। उसके बाद निकिल, निकिल में आप देखो निकिल के 3 पेयर्ड हैं, 2 डी के अनपेयर्ड और 2 एस के, तो ये +2, फिर है +3, फिर है +4। फिर हम आ जाते हैं किसमें? कॉपर में। अब इसके बाद कॉपर जो है वो पहले एस में था 1, वो लूज करता है। अब कॉपर एक्सेप्शनल है, कॉपर एक्सेप्शनल है, कॉपर का मैं यहां लिखता हूं, कॉपर का, ठीक है। कॉपर एक लूज करता है +1, फिर 2 लूज, ये एक्सेप्शन है। कॉपर थोड़ा सा रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो ये +2। अच्छा, जिंक का देख लो। जिंक जो है, जिंक में डी में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, ये तो लूज ही नहीं करेगा। लूज कौन से करता है? सिर्फ 4s वाले। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कितना है? +2 है। कितना है? +2 है। तो इसका मतलब है, आप देखो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, किनका? इनका डी ब्लॉक वालों का, ये वेरिएबल चल रहा है। क्या चल रहा है? ये वेरिएबल चल रहा है। एस के लूज करते हैं तो फिर +2, फिर डी का फिर अलग अलग अनपेयर्ड है, जितने अनपेयर्ड है उतने लूज कर रहे हैं, पेयर डी वाले लूज नहीं कर रहे। तो हम देखो यहां पर एक बात नोट कर सकते हैं कि भाई आपसे अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है, तो क्या बोलोगे? +2 कॉमन है। तो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब एस का लूज किया +2, और जब डी का एक लूज किया +3 तक पहुंचा, 3 लूज हो गए ना। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम +2, एस का लूज किया, फिर 2 किसके लूज किए? डी के, +4। तो +2 भी बना, +3 भी बना, +4 भी। उसके बाद कौन है? वेनेडियम, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है और +5 भी है। क्रोमियम, क्रोमियम का +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है। और मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी है। इसमें क्रोमियम में +1 भी होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। एस में अनपेयर्ड। मैग्नीज में +2 है, +3 है, डी का एक, डी का दूसरा, डी का तीसरा, डी का चौथा और डी का पांचवा इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैग्नीज के बाद कौन है? आयरन। तो इसका है +2, +3, +4, +5, ठीक है, +6। फिर उसके बाद है कोबाल्ट, इसका है +2, +3, +4, ठीक है, और +5। निकिल का है +2, +3, +4। उसके बाद कॉपर का है, हम नेक्स्ट में चले जाते हैं 5, 4। अब आता है कॉपर, तो इसका है +1 और फिर उसके बाद +2। यहाँ पे ये आ जाएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और उसके बाद फिर कौन है? जिंक। बस इसका फाइनली +2 ही है। कितना है? +2। अब इनका एडिशनल स्टेबिलिटी, ये देखो क्रोमियम और कॉपर, इनका आमतौर पर +1 जो है ना, ये किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन ये किसका है? सिर्फ क्रोमियम का है और सिर्फ जिंक का है। किसकी वजह से है? एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से। तो बाकी देखो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आपको इनमें कौन सा मिल रहा है जो हर डी ब्लॉक एलिमेंट का होगा? वो है +2। कौन सा है? वो +2 का है। तो ये +2 जो है ये इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक। अब हाईएस्ट जो है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? ये है मैग्नीज का। तो ये जितने लूज करेंगे उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
अब हम इसमें एक और बात यहां नोट करेंगे, वो ये है कि इनमें एडिशनल यहां पर सवाल आपको यहां क्वेश्चन मिल सकता है। वो है, क्वेश्चन इस तरह से है कि which of the following ion is most stable। इनमें से कौन सा आयन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब जैसे मैं आपको कहता हूं स्कैंडियम, स्कैंडियम +1, उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्कैंडियम +2, उसके बाद है सी, स्कैंडियम +3, या फिर स्कैंडियम जो है इसमें डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे के सारे आयंस जो हैं ये स्टेबल हैं। अब बताओ कौन सा आयन स्टेबल है? कौन सा? ए वाला, बी वाला, सी वाला। स्कैंडियम +1 वाला स्टेबल, स्कैंडियम +2 वाला, स्कैंडियम +3 वाला, कौन सा स्टेबल है इन सब में? अब आप कहेंगे कैसे बताएं, चार्जेस ज्यादा हैं, किसी में कम है, तो स्टेबिलिटी नंबर ऑफ चार्जेस से नहीं होती है, पॉजिटिव से। इसको हम एक फिगर के जरिए समझेंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखते हैं, हम इसकी बनाएंगे लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम का ये है 3D और ये है इसका 4s। 4s में 2 हैं, 3D में मैं वैसे 5 ऑर्बिटल बना देता हूं, 3D में 1 है। अब देखो, आपने पढ़ा हुआ है जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होते हैं, और जिनका आउटरमोस्ट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट से ज्यादा है, ऑक्टेट से कम है, तो ये फिर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसके एस के इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। अब स्कैंडियम हमारा बन जाता है स्कैंडियम +2, अभी भी अनपेयर्ड है। जब तक अनपेयर्ड है ये स्टेबल नहीं है, सारे पेयर्ड हो, अनपेयर्ड एक भी नहीं बचे। चलो अब इसका ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो अब हमारा स्कैंडियम बन जाता है +3। तो इसका मतलब है +2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है तो अनस्टेबल। अब स्कैंडियम +3, +3 जो है ये वाला, ये क्या है? ये इनमें सब में मोस्ट क्या है? स्टेबल है। किसकी वजह से मोस्ट स्टेबल है? अब इसका कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट। आउटर मोस्ट ऑक्टेट क्या है? वो कंप्लीट है। आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। इसी वजह से जिसका आउटर मोस्ट आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल है, क्यों? ऑक्टेट क्या है बेटा इसका? ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इस वजह से ये स्टेबल है। तो इसलिए ये जो डी के मतलब एलिमेंट हैं, इनके आयन कब स्टेबल होते हैं? जब इनके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो अब मैं आपको एक और इसी तरीके से क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। कौन सा वाला है? ये देखें भाई, हमारे पास है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर है 22, तो एस के लूज करता है टाइटेनियम, तो +2 में है टाइटेनियम, ठीक है, Ti +2 में है। और उसके बाद Ti जो है वो है +3 में, +3 में। और स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम जो है, अब ये +3 के बाद किस में आता है? टाइटेनियम +4 में। अब ये देखो, ये 2 है तो ये तो एस के इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अभी भी इसमें 2 अनपेयर्ड हैं। कितने अनपेयर्ड हैं? 2 अनपेयर्ड हैं, +2 के बाद भी। ये तो एस के है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अनपेयर्ड जब तक हैं क्या कहोगे? स्टेबल है? नहीं है, ठीक। अब हम लेते हैं टाइटेनियम 3, इसमें एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन है और इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है अब ये हमारा मोस्ट क्या होगा, स्टेबल आयन होगा। क्या होगा ये? मोस्ट स्टेबल आयन होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अपने आयंस को, अरे भाई ये दो फिर अभी आ रहे हैं, मैं इनको एडमिटॉल, ठीक है, चलो बेटा ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ कॉमन क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं आपको। इन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। और उसके बाद इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना मिलता है? +7। +7 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। हाँ, ओस्मियम का OS इसका +8 होता है, बाकी किसी का भी +8 नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनमें सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर चंद एलिमेंट का +1 है, पर +1 किसका होता है? जिनका एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। अच्छा, उसके बाद ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं। और ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड है तो स्टेबल। अब बस ये पॉइंट नोट कर लो, फिर हमारा ये ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम या क्वेश्चन ऑलमोस्ट हल हो जाएगा। ऑलमोस्ट हल हो जाएगा। तो अब हम यहां लेते हैं, यानी जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा, तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो इनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स possess +2 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। +2 का इनका कॉमन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसके बाद नंबर 2, सम एलिमेंट्स, कुछ इसमें एलिमेंट्स होंगे पजेज, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 भी होगा। वैसे डी में नहीं होता +1, +1 होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर। कौन से फैक्टर की वजह से होगा? एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से। नंबर 3, यानी दे आर या फिर देयर, मैं यहां लिख देता हूं देयर आयंस, इनके जो आयंस हैं आर, ये क्या होते हैं? आर स्टेबल इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका जब हाईएस्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो फिर ये क्या होते हैं? ये मोस्टली स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सही है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे तो ये क्या होंगे? ये स्टेबल होंगे। अगर हमें कहा जाए कि ये क्या ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होंगे, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ये अनस्टेबल होते हैं। यानी यूं लिख सकते हैं कि दे आर अनस्टेबल, यानी ये अनस्टेबल होते हैं इन कब? लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट होगा तो ये क्या होंगे? ये अनस्टेबल होंगे। सही है। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बस अब इनका आखिरी फैक्टर सवाल आ सकता है।